अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एथिकल हैकिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर नंबर 4 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी नेटवर्किंग रिफ्रेशर। नेटवर्किंग रिफ्रेशर क्या चीज़ है, इसमें हम जनाब देखेंगे कि नेटवर्क के कंसेप्ट जो एक एथिकल हैकर को जानना ज़रूरी है वो क्या क्या है। क्योंकि एक अच्छा जो पेंट्रेशन टेस्टर है उसे ये मालूम होना चाहिए कि जिस नेटवर्क का वो पेंट्रेशन टेस्टिंग या वहाँ पे वो टेस्टिंग परफॉर्म करने जा रहा है उस नेटवर्क की क्या क्या खुसूसियात हैं, वो नेटवर्क का क्या सा आर्किटेक्चर है, उस नेटवर्क के एलिमेंट्स क्या हैं, उस नेटवर्क की क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका उसे जानना ज़रूरी है। तभी वो एक अच्छा पेंट्रेशन टेस्टर और एक अच्छा एथिकल हैकर कहलाएगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ का एक पेंट्रेशन टेस्टर को आइडिया होना चाहिए वो है जी आपका नेटवर्क। उसे पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम कि नेटवर्क क्या होता है। तो सबसे पहले जनाब नेटवर्क की डेफिनेशन कि नेटवर्क क्या होता है, अगर हम सिंपली बात करें कि नेटवर्क क्या है तो सिंपल वर्डिंग के अंदर जब हम टू या मोर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक नेटवर्क है। तो अगर हम थोड़ा सा इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर जब हम कुछ नोड्स को अलाउ कर देते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कि वो अपने रिसोर्सिस को शेयर कर सकें। देखें, हमेशा जो ये डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर हमारे पास जितना भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं यहाँ पे रिसोर्सिस की हमेशा शॉर्टेज होती है। यानी कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अगर वहां पर 10 लोग काम करते हैं तो हर 10 लोगों के लिए, हर पर्सन के लिए, हर यूजर के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन हर यूजर को सेपरेटली प्रिंटर जो है वो बाय करके परचेज करके नहीं दे सकती। तो उसके लिए किया क्या जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसको शेयर कर दिया जाता है बाकी के 9 लोगों के साथ। तो इस तरह से हम शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो वही हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जहां पे नोड्स को हम अलाउ करते हैं टू शेयर द रिसोर्सेज, कि वो आपस में जो रिसोर्सेज हैं उनको वो शेयर कर सकेंगी। तो एक डेफिनेशन तो नेटवर्क की हमारे पास ये हमें समझ आ गई कि रिसोर्सेज को शेयर करना नोड्स के दरमियान में ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक डिजिटल कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब आ जाती है बात दूसरी डेफिनेशन की, जहां पे हमने देखा कि हम कह रहे हैं कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा नोड्स को आपस में इकट्ठा कर देते हैं और उसे हम किसी मीडियम के साथ जोड़ देते हैं और वो उस जुड़ने के बाद अपने रिसोर्सेज को शेयर भी कर सके, तो हम ऐसे पूरे इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो यहां पे हम देखें, हमने बार बार बात की है, ये हम वर्ड यूज कर रहे हैं नोड्स का। तो यहां पे भी हमने बात की और ऊपर वाली डेफिनेशन में भी हमने बात की कि नोड्स। तो नोड्स क्या चीज होती है, तो नोड्स हमारे पास हर वो चीज जो कि नेटवर्क पे आने की कैपेबिलिटी रखती हो हमारे पास क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी। अब ये नेटवर्क पे आने की कैपेबिलिटी कैसे हमारे पास आएगी, एक चीज तो क्लियर होगी कि नोड क्या चीज होगी, हर वो डिवाइस, हर वो हमारे पास एक्सेसरीज जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके, हम उसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। जब वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकेगी थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मीडियम, और वो मीडियम हमारे पास वायर भी हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है, वो हमारे पास कोई और टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती है,
तो डिफरेंट वो नोड्स मीडियम हो सकते हैं। तो नोड्स को जब हम डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक डिजिटल नेटवर्क कहलाएगा। हम नोड की बात कर रहे थे, तो नोड हमारे पास हमने कहा कि एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा जनाब हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि नेटवर्क पे आने की कैपेबिलिटी रखती हो। नेटवर्क पे आने की कैपेबिलिटी मिलेगी कैसे? सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि कैसे पता लगेगा कि ये डिवाइस नेटवर्क पे आ सकती है और ये डिवाइस नेटवर्क पे ना आ सकेगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखना है कि क्या उस डिवाइस के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसी किस्म का मौजूद है, जिसे आम जुबान में NIC कार्ड भी कहा जाता था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आज भी हम उसे NIC के नाम से जाना जाता है। तो आपके कंप्यूटर के अंदर ये जो लैन कार्ड के नाम से है, या फिर आप उसे ईथरनेट कार्ड बोलते हैं, या फिर आप इसे NIC कार्ड बोलते हैं, पहले हम इसे ही मोडेम कहा करते थे। तो ये जो हमारे पास होता है, अगर वो किसी भी डिवाइस के अंदर मौजूद हो तो हम उसे क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। तो इसी तरह से अगर हमारे मोबाइल की हम एग्जांपल लें, मोबाइल्स के अंदर भी हमारे पास वायरलेस NIC कार्ड मौजूद है। तो अगर हमारी डिवाइस नेटवर्क पे आने की कैपेबिलिटी रखती हो और हम उसे किसी मीडियम के साथ कनेक्ट कर दें और फिर वो अपने रिसोर्सेज की शेयरिंग करवा सके, जिस तरह से ये डायग्राम के अंदर कुछ लैपटॉप्स हैं, कुछ टैबलेट है, कोई फोन है और कोई डेस्कटॉप PC है, इन सबको हमने वायरलेस एक राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया। फर्दर वो किसी एक और राउटर के साथ कनेक्ट है और ये क्लाउड जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इस क्लाउड के अंदर से हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है और ये इसके दूसरे एंड पे एक सर्वर कनेक्टेड है। इसी तरह से नीचे वाला हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है, जहाँ पे कुछ PCs कनेक्ट हैं और वो एक स्विच के साथ कनेक्ट होके एक प्रिंटर कनेक्ट है, स्कैनर कनेक्ट है, ये है जी आपके रिसोर्सेज, एक IP टेलीफोन कनेक्ट है। तो ये सारे का सारा मिलके देखें, अब डिफरेंट नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जिसे हम नोड कह रहे हैं, और वो सारे की सारी किसी मीडियम से, या वो वायरलेस, यहाँ पे वाईफाई राउटर लगाया हुआ है हमने, तो कुछ वायरलेस के साथ कनेक्ट हैं और कुछ हमारे पास वायर्ड कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होने वाली नोड्स डिवाइसेस कहलाएंगी। तो ये तो था जी हमारे पास कि एक नेटवर्क क्या होता है। अब आगे जाके जनाब हम देखते हैं कि एक नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनके बगैर एक नेटवर्क को हम एक रनिंग नेटवर्क नहीं कह सकते, एक लाइव नेटवर्क नहीं हम कह सकते, एक जिंदा सही सलामत नेटवर्क के ये नेटवर्क सही काम कर रहा है। हम जब तक ये एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे किसी भी नेटवर्क के अंदर चलने वाले, तो हम उसे नहीं कह सकेंगे कि एक रनिंग नेटवर्क है। तो देखते हैं जनाब कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं। तो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, लाजमिन सी बात है कि दो लोगों के दरमियान में हमने कहा कि मिनिमम नेटवर्क बन सकता है। एक जो नोड होगा उसका नेटवर्क नहीं होगा। तो दो लोगों के दरमियान में, दो PCs के दरमियान में, दो नोड डिवाइसेस के दरमियान में नेटवर्क होगा। तो एक जो है वो एक सेंडर होगा और दूसरा एक रिसीवर होगा, एक क्लाइंट होगा, दूसरा एक सर्वर होगा। आप इसे अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्लाइंट सर्वर भी कह सकते हैं, और अगर हम इसे सेंडिंग और रिसीविंग साइड से बात करें तो सेंडर और रिसीवर भी कहा जा सकता है। फिर अब वो जनाब किसी एक मीडियम के तहत आपस में कनेक्ट होंगे। दरमियान में देखें मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो यहाँ पे मीडियम हमारे पास क्या यूज हुआ, ये जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं यानी कि इंटरनेट के थ्रू मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो इंटरनेट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मीडियम है। तो इसी तरह से दो नोड्स के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उनकी कम्युनिकेशन एक मीडियम के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगी। वो मीडियम हमारे पास वायरलेस भी हो सकता है, वो मीडियम हमारे पास वर्ड भी हो सकता है। फोर्थ हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है जी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक सेंडर भी मौजूद है और एक रिसीवर भी मौजूद है और वो दोनों आपस में एक वर्ड के थ्रू हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया है, लेकिन सेंडर और रिसीवर
जो है वो एक पीसी है और वो दोनों पीसी ऑन भी हैं और वो एक वायर के थ्रू कनेक्ट भी हैं, लेकिन हमारे पास एक सेंड करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डाटा ही नहीं है जो सेंडर ने रिसीवर को सेंड करना है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क जो है वो एक रनिंग नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क एक लाइव नेटवर्क है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज नहीं होगी सेंडर और रिसीवर के दरमियान में थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मीडियम। हम उसे नहीं कह सकेंगे कि वो एक रनिंग नेटवर्क है। हाँ, आप उसे कह सकेंगे कि एक ऑफलाइन नेटवर्क है, लेकिन आप उसे एक ऑनलाइन नेटवर्क नहीं कह सकते। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज द प्रोटोकॉल्स। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? देखें जी, आप लोग इंटरनेट यूज करते होंगे तो आप लोग ऐसे ही तो नहीं यूज करते कि जनाब आपको मालूम है कि मैंने जनाब सबसे पहले क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर हमारे पास कौन कौन से मौजूद है? फायरफॉक्स मौजूद है, या फिर गूगल क्रोम मौजूद है, ओपेरा मिनी मौजूद है, इसी तरह से नंबर ऑफ ब्राउजर्स और भी मौजूद है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मौजूद है। तो वहां पे अगर आपने कोई भी चीज ब्राउज करनी है, वेबसाइट यानी कि ओपन करनी है, तो उससे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। वो कुछ लिखने में आप क्या देते हैं? HTTP, आगे आप जनाब कॉलन डाल के, आगे // डाल के, फिर जनाब अपना जो भी मतलूबा वेबसाइट का एड्रेस है वो देते हैं। तो वहां पे देखें, आपने सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन किया, फिर वो HTTP लिखा और आगे वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस लिखा। तो ये सारा कुछ लिखना क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि बना दिए गए कि आपने वेब को यूज करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये होंगे। अगर आपने कहीं सर्वर से कुछ डाटा को अपलोड करना है उसके ऊपर, या फिर वहां से कुछ डाटा को डाउनलोड करना है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये होंगे। अगर आपने इसके अलावा वेब सर्वर यूज करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये होंगे। आपने एप्लीकेशन सर्वर यूज करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन ये होंगे। तो ये अभी आपने घबराना नहीं है, ये वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर हम आगे जाके इनको देखेंगे भी, और उनकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी देखेंगे कि किस तरह से एक जो वेब एप्लीकेशन जो सर्वर होता है हमारा, वो किस तरह से आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर किस किस तरह से वीकनेस जो है वो मालूम की जा सकती हैं, किस तरह से उसको इजीली टारगेट बनाया जा सकता है। किसी भी कंपनी का जो इंटरनल वेब सर्वर होता है उसको किस तरह से हमने पेन टेस्ट करके देखना है कि उसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस मौजूद हैं। तो अभी आप लोगों ने इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो प्रोटोकॉल्स हमने क्या देखा कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि बनाए जाते हैं किसी भी नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए, जब ताकि वो सही से वर्क कर सके। क्योंकि जब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो एक नेटवर्क जो है वो सही से ऑपरेट नहीं हो सकेगा। तो इन पे हमारी जनाब आगे जाके भी, अभी आज के लेक्चर में भी हम इस पे अभी बात करेंगे कि डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हम इसका डिटेल्ड ओवरव्यू तो नहीं देखेंगे, हम इसका जस्ट समराइज्ड व्यू देखते जाएंगे। अगर आपको डिटेल्ड में पूरे नेटवर्क के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक अलग से सीरीज जो कि प्योरली नेटवर्क की सीरीज है CCNA की, तो वो आपको उसके कंसेप्ट्स को वो आप वहां से जाके अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जस्ट समराइज व्यू देख रहे हैं। अब जो लोग नेटवर्क को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये जो एथिकल हैकिंग है ये आप तभी कर सकेंगे जब आपका प्रीवियसली थोड़ा सा नेटवर्क के अंदर एक्सपीरियंस मौजूद होगा। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पहले कि आप थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है अपना वो नेटवर्क के अंदर गेन करें, फिर जनाब इस जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाली साइड है, एथिकल हैकिंग वाली साइड है, इस साइड पे आए तो आप लोगों को पहले से ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो अब आगे जाके जनाब हम देखते हैं, अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि एक नेटवर्क क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। नेटवर्क के अंदर नोड्स जिनकी अभी हमने बात की थी कि हर वो डिवाइस जो नेटवर्क पे आने की कैपेबिलिटी रखती हो उसे हमने क्या कहा था?
नोड। तो ज़्यादातर जो नेटवर्क के अंदर हम नोड्स यूज़ करते हैं, नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नोड्स यूज़ होते हैं और जो पेंट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जिनसे हमें डायरेक्टली वास्ता पड़ेगा, जिनके बारे में हम डायरेक्टली जानेंगे कि उनको किस तरह से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो नोड्स हमारे पास क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ गया होगा जी बिल्कुल, राउटर। तो सबसे पहले हमने बड़ा जनाब इसके बारे में सुना हुआ है कि राउटर हमारे पास एक चीज मौजूद है। तो राउटर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास राउटर जो है वो क्या होता है। राउटर जो है हमारे पास वो क्या है और वो किस तरह से हमारे पास काम करता है। तो राउटर जो हमारे पास नोड है, ये हमारे पास एक थर्ड लेयर डिवाइस है। अभी हम लेयर्स वाइज इसको आगे जाके देखेंगे कि कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस इन्वॉल्व है। तो राउटर हमारे पास थर्ड लेयर डिवाइस है और ये राउटिंग को परफॉर्म करवाता है। राउटिंग क्या है, यानी कि आप लोगों ने, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आप लोग अक्सर जब ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो आपने ट्रैफिक वार्डन देखा होगा कि वो एक चौक के अंदर खड़ा होता है। उसका ट्रैफिक वार्डन का काम क्या है? उस ट्रैफिक वार्डन का काम ये होता है कि एक साइड की ट्रैफिक जो है उसको अलाउ करना, दूसरी साइड की ट्रैफिक को जरूरत पड़ने पे दूसरी साइड की ट्रैफिक को क्या करना, बैन करना, यानी कि उसको रोक के रखना। या फिर कोई ज्यादा प्रायोरिटी की ट्रैफिक आ जाती है, कोई प्रोटोकॉल, जैसे कि पाकिस्तान है तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल ज्यादा सफर करते हैं, जैसे कि आपके पीएम साहब या फिर आपके जनाब कोई वजीरे तालीम जनाब गुजर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा कि प्रोटोकॉल होगा। बाकी एक साइड की ट्रैफिक रोक दी जाएगी और दूसरी साइड की ट्रैफिक जो प्रोटोकॉल वाली ट्रैफिक होगी उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तो नेटवर्क के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल टाइप की ट्रैफिक होती है जिसको हमने प्रायोरिटी ज्यादा देनी होती है। तो राउटर जो है वो ट्रैफिक को राउट करता है, यानी कि कभी एक डायरेक्शन के अंदर भेज दी। अगर आपको ये इसका साइन नजर आ रहा हो, ये देखें बिल्कुल एरो लगे हुए हैं, कुछ ट्रैफिक को इधर अलाउ कर दिया, कुछ ट्रैफिक को इधर अलाउ कर दिया, कुछ ट्रैफिक को इनवर्ड अलाउ किया, कुछ ट्रैफिक को आउटवर्ड अलाउ किया। तो राउटिंग को परफॉर्म करवाना काम है जी आपका राउटर का जी। उसके बाद जो डिवाइस आ जाती है राउटर के बाद वो है जी हमारी स्विच डिवाइस। स्विच क्या काम करता है? स्विच हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे चलने वाली एक डिवाइस है जो कि डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। डाटा लिंक लेयर अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या है। स्विच का असल में काम यह है कि विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क नोड्स को आपस में कनेक्ट करवाने का जो काम है ये दरअसल स्विच परफॉर्म करवाता है। यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर जब हमने नोड्स को कनेक्ट करना है तो हम स्विच के साथ उसे कनेक्ट कर देते हैं। स्विच के ऊपर असल में नंबर ऑफ पोर्ट्स मौजूद होती हैं, मल्टीपल पोर्ट्स मौजूद होती हैं। हम उस पोर्ट्स के अंदर थ्रू सम सॉर्ट ऑफ वायर्ड इस स्विच के साथ अपने जो नोड्स हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं और हमारे पास स्विच जो है वो उन नोड्स को आपस में लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। आगे जनाब हमारे पास डिवाइस जो है वो एक सिक्योरिटी की डिवाइस है जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती हैं। मैं आपको बता दूं कि दो तरह की फायरवॉल होती हैं। एक को हम सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कहते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे हमारे पास काम करती हैं, और दूसरी हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती हैं। अगर हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी कंपनी की बात करें तो वहाँ पे दोनों किस्म की जो फायरवॉल्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट करवाती है। तो दोनों किस्म की जो फायरवॉल हैं वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है। नेटवर्क बेस यानी कि आपकी सॉफ्टवेयर बेस भी और नेटवर्क बेस यानी कि हार्डवेयर बेस फायरवॉल भी। फायरवॉल का बेसिकली काम क्या होता है? ट्रैफिक को फिल्टराइज करना, यानी कि ट्रैफिक को फिल्टर करना, आउटसाइड ट्रैफिक को इनसाइड एंटर होने से पहले फिल्टर करवाना। क्या उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो ओरिजिनल चीज़ें मौजूद हैं? ये ट्रैफिक जो है वो ओरिजिनल ट्रैफिक है? क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद तो नहीं है जो कि हमारे नेटवर्क के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है?
तो ऐसी ट्रैफिक को रोकना और सिर्फ जो हमारे पास ओरिजिनल ट्रैफिक है उसको अलाउ करवाना, ये फायरवॉल का काम है। इसी तरह से जो हमारे पास आउटवर्ड ट्रैफिक जा रही होगी, यानी कि इनवर्ड से आउटवर्ड ट्रैफिक जा रही होगी, तो उस ट्रैफिक को भी चेक ये करेगी कि क्या इसके अंदर कहीं ऐसी डेस्टिनेशन पे तो नहीं है जा रही जहाँ से अगर रिप्लाई आएगा तो वो हमारे नेटवर्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये काम होता है फायरवॉल का। तो आजकल हमारे पास जो फायरवॉल्स मौजूद हैं वो AI बेस्ड फायरवॉल भी आ गई हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फायरवॉल कहते हैं, या उन्हें आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी कह सकते हैं। डिफरेंट वेंडर्स की वो मौजूद हैं, जिसमें हम टॉप पे पालो आल्टो कह लें, pfSense कह लें, और इसके अलावा हमारे पास भी कई वेंडर्स मौजूद हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड फायरवॉल मौजूद हैं आपके पास। फिर आ जाती है जी बात कि सर्वर की, कि सर्वर क्या होता है। सर्वर अक्सर आप लोगों ने टर्म सुनी होगी कि सर्वर क्या होता है। आप ICS लेवल पे भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि जनाब सर्वर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा हार्डवेयर, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो एग्जैक्टली जी यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिस हम मशीन का सहारा लेते हैं वो होता है आपका सर्वर मशीन। ये सर्वर मशीन दरअसल आम कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर रखती है और इसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कंप्यूटिंग परफॉर्म करने की, ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, आपके ज़्यादा रिसोर्सेज को मैनेज कर सकती है, ज़्यादा बैंडविड्थ इसके ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ज़्यादा बैंडविड्थ देते हैं, और सारे के सारे जितने रिसोर्सेज की बात करें उनमें रैम आ जाती है, उनमें जनाब आपकी हार्ड डिस्क आ जाती हैं, रिडेंडेंट हार्ड डिस्क यूज़ की जाती हैं, रिडेंडेंट पावर सप्लाई यूज़ की जाती है, ताकि जनाब जो हमारा जो यूज़र है उसको 24/7 इन अ ईयर जो है वो सर्विसेज मिलती जाएं। तो सर्वर का बेसिकली जो काम है वो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना है। अगर इन्हीं सर्विसेज को किसी भी वजह से सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए और इन सर्विसेज को रोक लिया जाए तो हमारा आम जो यूज़र होगा वो इससे इफ़ेक्ट होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सर्विसेज को अगर रोक दिया जाए तो ये CIA मॉडल के अंदर किस चीज़ के ऊपर अटैक होगा, तो कोई बता सकता है जी आप लोगों में से? जी एग्जैक्टली जी, ये हमारे पास जो अटैक होगा ये अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक होगा। अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक होगा कि अगर मैं किसी भी ख़ास सर्विसेज को रोक लूँ और जो यूज़र है हमारा वो उस सर्विसेज को मज़ीद हासिल ना कर सके, तो इसका जो अटैक होता है उसे हम DDoS या फिर DOS अटैक भी कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। यानी कि जो सर्वर जो सर्विसेज दे रहा था हमने उसको डिनाई कर दिया, डिनाइल में डाल दिया, यानी कि अब वो सर्विसेज मज़ीद यूज़र्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास जनाब काम है सर्वर का। तो अब आगे आ जाता है जी आपका बेचारा छोटा सा क्लाइंट जो कि सर्वर से सर्व हो रहा होता है और बैकएंड पे उसके ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसमें राउटर है, जिसमें स्विच है, जिसमें आपकी फायरवॉल्स मौजूद हैं, जिसमें आपका सर्वर मौजूद है। यही सारा इक्विपमेंट एक डाटा सेंटर के अंदर भी लगाया जाता है। यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक डाटा सेंटर के अंदर लगाई जाती हैं। और यूज़र्स को जो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर यहाँ पे हम ऐड कर लें कि एक्सेस पॉइंट का भी यूज़ किया जाता है, जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जो वायरलेस राउटर हम आम तौर पे घरों में यूज़ करते हैं उसे आप एक्सेस पॉइंट कहते हैं। तो वायरलेस को भी हम अपना इस जो एथिकल हैकिंग का जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हम देखेंगे कि वायरलेस को किस तरह से हैक किया जा सकता है। घरों में रखे हुए जो हमारे पास, अगर आपके पास आपके मोहल्ले में आपके नेबर का कोई सिग्नल आ रहा है तो उसको किस तरह से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह से आप उसका पासवर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो आगे जाके हम अपने इस कोर्स के अंदर वो सारी चीज़ें देखेंगे जिसका आपको जनाब बड़ा बेसब्री और बेचैनी से इंतज़ार है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का जो कंसेप्ट्स हैं उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो उस तरह से कोर्स नहीं है कि मैं डायरेक्टली उन टॉपिक के ऊपर आ जाऊं कि हाउ टू हैक दी सोशल मीडिया अकाउंट्स
और हाउ टू हैक आप लोग समझ रहे होंगे, एफ डैश डैश डैश। तो उन चीज़ों की तरफ मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है। मेरा जो आपका काम है वो आपको एक अच्छा पेंट्रेशन टेस्टर बनाना है, ताकि आप मार्केट के अंदर जाके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके एक अच्छे स्किलफुल एथिकल हैकर के तौर पे मार्केट के अंदर जाके अपना नाम पैदा कर सकें और इस जो ट्रैक है, इस कैरियर ट्रैक के अंदर एंटर हो सकें। साइबर सिक्योरिटी की इस वक्त आपके जो कंट्री है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप एक एथिकल हैकर के तौर पे अपने कंट्री को सर्व कर सकें। ठीक है जी, चलिए जी, बातें भी होती जाएंगी हमारे साथ साथ। तो अभी हम आगे जाके जनाब हमारा मेनली बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, आप लोगों ने बड़ा ध्यान से अगर कोई काम कर रहे हैं तो बेशक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और अगर आप लोग काम करना जारी रखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। जब जब आप दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, जिस मर्ज़ी बंदे का लेक्चर उठा के पढ़ लें, जहाँ पे जो मर्ज़ी बुक नेटवर्क की उठा के पढ़ लें, पहले 1 से 2 लेक्चर के अंदर वो लाजमन से जो अभी आने वाला जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को लाजमी डिस्कस करेगा। और वो टॉपिक एक पिलर के तौर पे, एक बड़ी फाउंडेशन के तौर पे नेटवर्क के अंदर जाना जाता है और एक फाउंडेशन का हामिल है। तो जैसे हर चीज़ की बुनियाद होती है, तो आपके नेटवर्क की बुनियाद है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आधे से ज़्यादा नेटवर्किंग आपको समझ आ जाएगी। तो चलें जी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बड़ा जनाब उस काम को छोड़ दें, और अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा तो बिल्कुल इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी इस लेक्चर को बंद कर दें। जब आपका माइंड फ्रेश हो, सुबह के वक्त उठ के इस लेक्चर को फिर पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा वो मेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है जी हमारे पास OSI मॉडल। ये जो मॉडल है इसे आप कह सकते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसकी एब्रीवेशन है। और ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था इसको। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप जस्ट इसकी वर्किंग और इसके बारे में जाने कि ये हमारे पास OSI मॉडल है क्या चीज़। ये 7 लेयर्स पे मुश्तमिल एक मॉडल्स है, 7 लेयर पे मुश्तमिल एक मॉडल है। तो 7 लेयर्स क्या है, लेयर बाय लेयर, हर लेयर के ज़िम्मे एक काम लगा दिया गया नेटवर्क के अंदर कि आपके ज़िम्मे ये काम है सेंडर से रिसीवर तक। हमारा जो हदफ है, हमारा जो गोल है, जो टारगेट है वो क्या है। एक नेटवर्क का काम क्या होता है, एक रनिंग नेटवर्क का काम क्या है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन हमने कहा था कि दरमियान में मीडियम भी इन्वॉल्व होगा, उस कम्युनिकेशन में दरमियान में हमारे पास प्रोटोकॉल्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें इन 7 लेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा कि 7 लेयर्स ये क्या क्या काम कर रही होंगी सेंडर से रिसीवर तक। फ़र्ज़ करें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC और रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन है XYZ। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ABC ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई डाटा जो है वो सेंड करना चाहती है XYZ ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो जो डाटा है उसने जनाब एक वर्ड की फ़ाइल बनाई, उस डाटा को उस वर्ड की फ़ाइल के अंदर लिखना स्टार्ट किया। अब ये जो भाई जिस डाटा जो लिख रहे हैं वो कौन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ABC ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन A, उसके बॉस हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पास अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं, ऑफिस में बड़ा बैठे हैं जनाब AC लगा के चिल इन्वायरमेंट में, गर्मियों के मौसम में जनाब, वो उस वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते हैं और उसके अंदर जो डाटा उन्होंने लिखना था जो XYZ कंपनी के लिए है वो लिखते हैं, वो टाइप करते हैं। एक उसके लिए वो वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसमें वो सारा डाटा टाइप करते हैं। तो उसके सामने हम कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर कह सकते हैं कि एक यूज़र इंटरफेस आया उस एप्लीकेशन का, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो यूज़ कर रहे हैं उनका, उनके पास क्या आया, एक यूज़र इंटरफेस आया जिसके अंदर वो डाटा टाइप कर रहे हैं। तो सबसे पहली लेयर जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है जी, आपकी सेंडिंग साइड से मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये उल्ट चलेगा। 7 लेयर यानी कि आपकी बनेगी ये एप्लीकेशन लेयर।
7 लेयर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर। और मेनली एक ही मेनली मैं इसको समराइज व्यू में आपके पास, इसका बड़ा डिटेल है, इसके ऊपर पूरी पूरी किताब है जी आपकी OSI मॉडल पे, तो उस डिटेल में आपने नहीं जाना, आपने जस्ट पेंट्रेशन टेस्टिंग में जितनी आपको ज़रूरत होगी मैं आपको उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो दोबारा बता दूं कि अगर आप डिटेल्ड में इसकी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CCNA जो हमारे पास है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो CCNA आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिटेल जो चीज़ें हैं वो नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मेनली हमारी जो फर्स्ट 7 लेयर है सेंडिंग साइड से, जहाँ पे बॉस बैठा और उस बॉस ने क्या किया, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जो विंडो ओपन की और वहाँ पे कोई डाटा जो है वो टाइप करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जिस लेयर ने काम किया इसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो ये क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन UI यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूज़र को, तो इसलिए इसका नाम भी उसने क्या रखा, एप्लीकेशन लेयर। हम ये OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी आपने ये दरमियान में भी नहीं देखना, TCP/IP मॉडल को भी नहीं देखना। फिर आ जाती है जी हमारी बात प्रेजेंटेशन की। अब उन्होंने जनाब वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने टाइप किया था वो, अब जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं, CEO हैं, वो बॉस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी जो पर्सनल असिस्टेंट थी उस डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट था वो क्या कर दिया, अपनी उस पर्सनल असिस्टेंट को दे दिया, ठीक है। और उन्हें कहा कि जनाब ये मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया है, इसको आप फॉर्मली जो भी आपका फॉर्मल प्रोसीजर है इसको उसमें अडॉप्ट करके वो सारा आप फिर नेक्स्ट जो भी आपने प्रोसीड करना है, इसके ऊपर जो भी आपने कार्रवाई करनी है नेक्स्ट, वो आप इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगी। तो नेक्स्ट लेयर जो है वो, क्योंकि देखें अब उसने उसकी लुक एंड फील पे भी काम करना है, उसने ये देखना है कि नेक्स्ट जो अब इनका जो बॉस है वो है जी एक जर्मन बॉस, यानी कि वो जो लैंग्वेज जो यानी कि जो समझता है वो कोई और लैंग्वेज है, और जो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो लैंग्वेज है वो कोई और लैंग्वेज है। तो सॉरी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो लेयर है वो उसकी एक तो क्या करेगी, ट्रांसलेशन कर देगी कि हमारा बॉस ने ये जो डॉक्यूमेंट सेंड किया है ये नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट कर देगी। दूसरा काम वो ये करेगी कि बॉस ने जनाब एक ही वर्ड, बॉस तो बॉस होते हैं, उसे नहीं पता था कि जनाब एक ही वर्ड उसने नंबर ऑफ टाइम उसके अंदर रिपीट कर दिया। तो वो ये क्या करेगी, प्रेजेंटेशन के ऊपर उसकी लुक एंड फील पे क्योंकि काम कर रही है, तो वो उस वर्ड को निकाल के वो क्या करेगी, उस वर्ड के रिप्लेस कर देगी उसे एक सिंगल करैक्टर से, ताकि जो जगह है वो कम से कम बचे। हो सकता है एक वर्ड फ़र्ज़ करें, एक उसने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया 10 पेजेस का, और 10 पेजेस के अंदर पूरे 3 पेजेस के ऊपर एक ही वर्ड बार बार अगर हम उसे कंक्लूड करें तो एक वर्ड पूरे 3 पेजेस पे तो सिर्फ एक वर्ड उसने बार बार लिख दिया। तो वो जनाब जो उनकी सेक्रेटरी थी वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट थी, उसने क्या किया, उस वर्ड को उठा के ऊपर मेन पे लिख दिया कि ये जो वर्ड है रिप्लेस कर रही हूँ मैं, या रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इस एक सिंगल करैक्टर से, यानी कि हेलो वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया एक सिंगल करैक्टर से इज़ इक्वल टू $। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्पेस जो है हमारे पास वो हम सेव कर पाएंगे। जहाँ पे वो हमारे पास एक वर्ड के अंदर, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं हेलो, इस हेलो वर्ड के अंदर अगर हमारे पास 6 से 7 करैक्टर्स मौजूद हैं तो हर जो है हमारे पास अलग अलग स्पेस ले रहा है, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक ही सिंगल करैक्टर से, तो हमने स्पेस बहुत ज़्यादा ढेर सारी स्पेस जो है वो सेव कर ली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। पहला काम उसने क्या किया, सेक्रेटरी ने एक तो ट्रांसलेशन की, दूसरा काम ये किया कंप्रेशन कर दी, यानी कि साइज़ को कम कर दिया। आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी अपने लैपटॉप्स के अंदर अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं कंप्रेशन के, कि वो क्या करते हैं आपकी फ़ाइल के ओरिजिनल साइज़ से कंप्रेस्ड करके उसको रिपीटेड जो आपके वर्ड्स होते हैं, रिपीटेड जो चीज़ें होती हैं उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और आपके डाटा का जो साइज़ है उसको कम कर दिया जाता है। ये होती है जी कंप्रेशन। और क्या काम करेगी जी सेक्रेटरी, हाँ जी कोई बता सकता है जी। अब जनाब आपके जो बॉस थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी लिख दी
जो कि एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, जो कि अगर रास्ते में कोई भी एक थर्ड पर्सन यहाँ पे दरमियान में बैठ जाता है रिसीविंग सेंडर और रिसीविंग साइड की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे मालूम नहीं होना चाहिए। तो सेक्रेटरी ने जनाब उस सीक्रेट वर्ड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसी और वर्ड से, रिप्लेस कर दिया किसी और वर्ड से जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं था। तो एक और काम जो उसने किया, इसे हम कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर कहते हैं जी इंक्रिप्शन। तो हमारे पास ये जो सेकंड लेयर है जिसे हमने नाम देंगे प्रेजेंटेशन लेयर का, और आप इसे कह सकते हैं कि एक सेक्रेटरी की तरह काम कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमारे पास 3 काम करेगी। फर्स्ट काम जो हमारे पास ये करके देगी आपको, ये ट्रांसलेशन करवाएगी इनटू नेटिव लैंग्वेज। दूसरा काम ये क्या करेगी, कंप्रेशन करेगी। तीसरा काम ये क्या करेगी, हमारे पास ये करेगी कि इंक्रिप्शन कर देगी, उसको चेंज कर देगी, एक जो अंडरस्टैंडेबल वर्ड था उसको अनअंडरस्टैंडेबल वर्ड के अंदर जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसे हम कहते हैं इनक्रिप्ट करना। ठीक है जी। तो ये सिक्योरिटी के अंदर इंक्रिप्शन जो है, हम आगे जाके बार बार इसका जिक्र आएगा कि इस वाली इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना है, इस पासवर्ड को हमने डिक्रिप्ट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट टूल। जब हम पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे हम इंक्रिप्शन से डिक्रिप्शन करना डिफरेंट टूल्स के ज़रिए हम सीखेंगे जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या था, अब इन्होंने क्या किया, ये सेक्रेटरी ने अब अपनी जो इनकी बाहर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती हैं, रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उस फाइल के ऊपर देखा, अच्छा ये हमारे पास ABC ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सेंड करना चाह रही है XYZ को। तो ये जनाब XYZ को कॉल करके कह देंगी कि जनाब हमने आपको एक फ़ाइल सेंड करने जा रहे हैं जो कि कल को आपको इतने बज के इतने मिनट पे हमारा जो पोस्टमैन है आपके पास वो जो फाइल है उसको लेके आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये काम हमारे पास ये रिसेप्शनिस्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है या होती है वो कर रही है। इसे हम नेटवर्क के अंदर क्या किस लेयर का नाम देते हैं जी, एग्जैक्टली सेशन लेयर का। तो सेशन एस्टैब्लिश करना बिटवीन सेंडर और रिसीवर काम है हमारे पास किसका जी, सेशन लेयर का। आगे आ जाती है जी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब हम किसे रोल दें जी, किसे दें, तो हम दे देते हैं ये आपके मैनेजर को। मैनेजर अक्सर आपने देखा होगा बड़े चालाक होते हैं, तो जनाब ट्रांसपोर्ट लेयर का भी कुछ इसी तरह से कुछ ज़्यादा जो है वो चालाकी वाला काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगी कि जनाब हमारे पास अब ये जो डाटा है, जो ये फाइल है, तो ये जो फाइल है मैं इसके साथ क्या करूं, वो ये हमारे पास क्या करेगी, बजाय इसके कि पूरी एक ही फ़ाइल 10 पेजेस की एक फ़ाइल है उसको एक ही फाइल के अंदर रखने के, ये उसको सेगमेंट्स के अंदर टुकड़ों के अंदर छोटा सा डिवाइड कर देगी। ठीक है, डिवीजन कर देगी, उसकी सेगमेंट्स बना देगी, हिस्से बना देगी। ये क्यों करेगी, ये इसलिए करेगी अगर रास्ते में किसी एक सेगमेंट को की कोई भी ख़राबी होती है, क्या एक सेगमेंट कहीं पे ड्रॉप होता है, तो वहीं से ही हमारे पास कम्युनिकेशन को दोबारा से किया जा सके, उसी सेगमेंट को दोबारा से रीट्रांसमिट की रिक्वेस्ट करके दोबारा से मंगवाया जा सके। तो ये हमारे पास जनाब क्या करेगी, सेगमेंटेशन करेगी। और 2 इम्पॉर्टेंट काम भी ये लेयर करेगी, और इस लेयर का नाम भी मैं आपको बताता चलूँ। इसका लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक यहाँ पे पहला एड्रेस लगाएगी, सेंडिंग साइड से ये पहला एड्रेस लग रहा है, याद रहे सेंडिंग साइड से पहला एड्रेस लग रहा है। नेटवर्क के अंदर कितनी किस्म के एड्रेस होते हैं अभी आपको मालूम हो जाएगा OSI मॉडल पढ़ने के बाद कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर कितनी किस्म के एड्रेस होते हैं। तो पहला एड्रेस सेंडिंग साइड से जो हमारे पास लग रहा है वो इस ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर लग रहा है, और वो हमारे पास क्या है जी, पोर्ट एड्रेस। क्या है जी, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस जो है वो हमारे पास हमें इस काबिल बनाता है कि हम प्रोसेस टू प्रोसेस टाइप की डिलीवरी कर सकें। एप्लीकेशन जो एक एंड के ऊपर चल रही है, यानी कि सेंडिंग एंड पे ऊपर चल रही है, दूसरे एंड के ऊपर ये जो डाटा, ये जो पैकेट, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जाके उसी एप्लीकेशन को ही मिले, उसी प्रोसेस को ही मिले। ये कैसे इंश्योर होगा, ये होगा इंश्योर विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम पोर्ट एड्रेस कह रहे हैं जी।
तो ये हमारे पास कौन सी लेयर लगाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर लगाती है पोर्ट एड्रेस। और यहाँ पे दो मेनली, अगर आपको सामने इसके लिखा नज़र आ भी रहा हो, तो दो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहानी याद आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको कहानी सुनने के लिए जनाब CCNA का, जहाँ पे मैं CCNA में वैसा ही मॉडल पढ़ाऊँगा, तो वो वाला लेक्चर सुनना पड़ेगा कि TCP और UDP के अंदर क्या कहानी है। तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल ये ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व करती है। एक का नाम होता है जी आपका TCP प्रोटोकॉल और दूसरे का नाम होता है UDP, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये हमारा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। दो तरह के प्रोटोकॉल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर ने काफ़ी काम कर लिए। पहला काम जो इसने किया सेगमेंटेशन की, दूसरा काम इसने किया वो हमारे पास पोर्ट एड्रेस लगाया ताकि इंश्योर किया जा सके कि दूसरे एंड पे जो एप्लीकेशन चल रही है ये डाटा उसी के लिए है। इसे आप एग्जांपल से ऐसे समझ लें कि एक आपने ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट टैब ओपन की हुई थी, एक में फेसबुक चल रहा था, आपके जनाब स्काइप चल रहा था और आपका मैसेंजर चल रहा था, एक जगह पे जीमेल ड्राइव ओपन थी, वहाँ पे भी आपकी चैटिंग कर रहे थे, आप हैंग आउट के ऊपर चैट कर रहे थे, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओपन थे। तो किस दूसरे एंड पे भी इसी तरह जो रिसीविंग यूज़र है उसके ऊपर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, तो किस तरह से पता लगेगा कि ये मैसेज जो है ये फेसबुक का ही मैसेज है, ये मैसेज स्काइप का ही मैसेज है, ये मैसेज जनाब आपका हैंग आउट का मैसेज है, ये मैसेज आपको मेल के अंदर मिलना चाहिए, ये मैसेज आपको जीमेल के अंदर मिलना है, ये मैसेज आपको याहू में। तो ये इंश्योर होगा बाय यूजिंग द पोर्ट एड्रेस, जो कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर लगाएगी। तो TCP और UDP क्या होते हैं? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। हम जनाब इसको बड़ी डिटेल के साथ अपने पेंट्रेशन टेस्टिंग के इस कोर्स में देखेंगे कि TCP हमें किस तरह से फ़ायदा दे सकता है हैकिंग में और UDP हमें किस तरह से फ़ायदा दे सकता है हैकिंग में। तो अभी जस्ट आपको याद रहना चाहिए कि TCP UDP, TCP जो है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और UDP हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है बिफोर सेंडिंग द डाटा, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाना, यानी कि पहले से कनेक्शन का एस्टैब्लिश हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है? TCP कहलाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हैंडशेक करते हैं, फिर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और फिर जनाब हमारा लास्ट पे हम डाटा जो कनेक्शन हमने बनाया होता है उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। जबकि UDP हमारा कनेक्शन लेस होता है, उसके अंदर हमें बिफोर सेंडिंग द डाटा किसी किस्म का कोई कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश नहीं करना पड़ता। फिर हमारी मेन एंड इम्पॉर्टेंट बड़ी लेयर है जी हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? यहाँ जी ये एग्जैक्टली वही लेयर है जिस पे हमने कहा था कि राउटर काम करता है, आपकी जो राउटर डिवाइस है जो वो काम करती है। तो इसका मेन जो काम होता है वो राउट करवाना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो आपका जो एक बंदा टू एंड फ्रॉम का जो एड्रेस लगाता है कि जनाब अब ये जो पैकेट है, ये जो डाटा है ये निकलने लगा है, और यहाँ पे जनाब सबसे पहले जिस तरह से हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स बन गए, तो यहाँ पे उन सेगमेंट्स के पैकेट्स बना दिए जाते हैं, उनको पैकेट्स के अंदर डाल दिया जाता है और उस हर पैकेट के ऊपर एक टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगा दिया जाता है। वो एड्रेस इस नेटवर्क लेयर पे IP एड्रेस कहलाता है। तो यहाँ पे मेनली जो प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है जी आपका IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, बड़ा माना जाना प्रोटोकॉल है, आप सब लोगों को याद है। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि जनाब बताइएगा कि किसी भी लेयर का कोई भी काम पूछूँ ना, तो वो हमेशा यही जवाब देते हैं कि जनाब IP प्रोटोकॉल। इसका आंसर क्या है? IP प्रोटोकॉल। जिस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पे जिस जिसका दा लगता है वो वहाँ वहाँ पे दी लगाता है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे। तो जब भी किसी भी लेयर के बारे में पूछा जाए तो स्टूडेंट एक ही जवाब देता है कि जनाब IP प्रोटोकॉल इस लेयर पे लगता होगा, हालांकि IP प्रोटोकॉल जस्ट नेटवर्क लेयर पे इन्वॉल्व होता है और हर पैकेट के साथ टू एंड फ्रॉम के एड्रेस के अंदर ये IP जो प्रोटोकॉल है ये लगाया जाता है जी आपका। तो नेटवर्क लेयर का एक तो काम ये हो गया कि ये सेगमेंट्स को पैकेट्स के अंदर डाल देती है
और दूसरा जनाब एक आईपी प्रोटोकॉल जो है वो इसके साथ अटैच कर देती है। यहाँ पे जनाब आरप भी होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको हम आगे जाके जब हम एआरपी पॉइजनिंग एआरपी टाइप के अटैक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क लेयर पे आरप का मतलब क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आईसीएमपी के पैकेट आईसीएमपी प्रोटोकॉल लगता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, और आईजीएमपी प्रोटोकॉल इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, वो काम करता है। ये हमारा आईसीएमपी जो है वो एक क्यूरी बेस्ड प्रोटोकॉल है, जो हम पिंग की कमांड चलाते हैं या फिर ट्रेसर्ट की कमांड चलाते हैं, ट्रेस राउट की कमांड चलाते हैं। ये दोनों कमांड जो हैं क्यूरी करने के लिए यूज़ की जाती हैं और ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली काम करती हैं। तो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब पिंग और ट्रेस राउट या ट्रेसर्ट की कमांड जो है आपकी किस प्रोटोकॉल के अंडर काम करती है। तो आप लोगों ने अगर ये लेक्चर सुना होगा तो आप फ़ौरन से पहले कहेंगे कि जनाब वो आईसीएमपी के अकॉर्डिंगली आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो कि हमारा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, जो हमारी अगर हम बात करें सेंडिंग साइड से तो हमारी 5th लेयर है, और अगर हम बात करें रिसीविंग साइड से तो 3rd लेयर, आमतौर पे 3rd लेयर कहा जाता है इसे। तो 3rd लेयर का प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, उसके अकॉर्डिंगली पिंग और ट्रेसर्ट की कमांड काम करती हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे पास जो लेयर है वो है जी डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है? नेटवर्क लेयर पे हमने कहा था जो हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होती है वो राउटर है। डाटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस यूज़ होती है वो हमारे पास क्या है? स्विच। तो स्विच को हमने कहा कि ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होने वाली डिवाइस है। तो डाटा लिंक लेयर का काम क्या है? यहाँ पे देखें जो पैकेट आपने बनाए थे उन पैकेट्स के ऊपर फ्रेमिंग कर दी जाती है ताकि आपका जो डाटा है तो वो बुरे लोगों से यानी कि आपके जो हैकर्स हैं उनसे महफूज रह सके। अगर उनके अंदर थोड़ा सा डाटा की इंटेग्रिटी के ऊपर किसी ने अटैक करने की कोशिश की, उस डाटा को बदलने की कोशिश की, तो हम सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज़्म उसको पकड़ा जा सके कि जनाब हमारा जो फ्रेम है वो डिस्टर्ब हुआ है, और यही इसी तरह से हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि जनाब इसके अंदर कोई एरर आया है डाटा के अंदर। तो इसका इस लेयर का एक मेन काम ये भी होता है कि ये एरर चेकिंग एंड करेक्शन मैकेनिज़्म के अंदर काम करती है, एरर डिटेक्शन के अंदर काम करती है। तो एक काम यहाँ पे आपका क्या हो गया डाटा लिंक लेयर का, यहाँ पे स्विच काम करता है जो कि आपकी सेकंड लेयर डिवाइस है, यानी कि डाटा लिंक लेयर आपकी सेकंड लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? फ्रेम बनते हैं, फ्रेम या पैकेट के ऊपर फ्रेमिंग कर देते हैं ताकि आपका डाटा जो है वो रास्ते में महफूज रह सके। और लास्ट पे जनाब आपका जो वो फ्रेम हुए हुए जो डाटा होता है उस सारे को फिज़िकल लेयर के ऊपर भेज दिया जाता है ताकि उस डाटा को सेंड किया जा सके सेंडिंग से रिसीवर की तरफ। फिज़िकल लेयर का जस्ट इतना ही काम है कि ये डाटा को ABC ऑर्गेनाइजेशन से लेके XYZ ऑर्गेनाइजेशन की फिज़िकल लेयर तक पहुंचा देगी। अब जो आपका जो डाटा है वो पहुंच चुका है XYZ की फ़िज़िकल लेयर पे। अब जनाब हमने नीचे से फ़िज़िकल लेयर से चलना स्टार्ट करना है। तो फ़िज़िकल लेयर जो डाटा देगी फ़िज़िकल लेयर को, फ़िज़िकल लेयर के बाद डाटा पकड़ा दिया जाएगा डाटा लिंक लेयर को। अब मैं थोड़ा सा क्विक व्यू दूंगा आपको। डाटा लिंक लेयर के ज़िम्मे क्या काम था? इसने फ्रेमिंग की थी, तो अब रिसीविंग साइड से वो फ्रेम को क्या करेगी? जी एग्जैक्टली सही आंसर किया कि वो फ्रेम्स को उतारेगी, यानी कि देखेगी कि क्या फ्रेम के साथ किसी ने छेड़खानी तो नहीं की। अगर छेड़खानी की हुई तो उसे पता लग जाएगा कि जनाब हमारे पास दरमियान में हमारा नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसने हमारे डाटा के साथ कोई रद्दोबदल की है, तो वो फ्रेम से पता लगेगा। और हमारा या इस वक्त डाटा जो मौजूद होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद होगा, और जो डिवाइस इसके अंदर काम करेगी वो होगा जी स्विच, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्विच। उसके बाद वो डाटा को पकड़ा देगी नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर देखेगी अच्छा ये डाटा कहाँ से आ रहा है, वो देखेगी कि ABC ऑर्गेनाइजेशन ने सेंड किया, अच्छा ये मेरे लिए था यानी कि XYZ के लिए था, ठीक है जी। वो डाटा को रख लेगी और क्या करेगी? ये सारा काम किस डिवाइसेस की हेल्प से वो करेगी? राउटर के हेल्प से करेगी। और यहाँ पे वो पैकेट्स को खोल के देखेगी कि पैकेट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ना, टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगा होगा,
उसके बाद वो पैकेट्स को उतार लेगी और आगे जो डाटा है वो हवाले कर देगी सेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट लेयर के। ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगी कि ये डाटा जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, ठीक है जी, ये मेरा ऑलरेडी इसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश है। अगर यूडीपी यानी कि कनेक्शन लेस हुआ तब भी तो उसे मालूम होगा कि जनाब ये जो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये डाटा जो है वो कंटिन्यू स्ट्रीम टाइप का डाटा है। तो इसके अलावा वो जनाब पोर्ट एड्रेस देखेगी ताकि इस बात की श्योरिटी हो सके कि ये किस एप्लीकेशन को मैंने ये डाटा प्रोवाइड करना है। फिर वो देखेगी आगे जो डाटा है वो किसको पकड़ा देगी, सेशन को। सेशन लेयर को ऑलरेडी कॉल आई हुई है कि जनाब आपका जो हम आपको एक डाटा सेंड करने लगे हैं, सेशन हमारा ऑलरेडी इस्टेब्लिश होगा। और आगे प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर ने सेंडिंग साइड से क्या क्या काम किए थे अब वो उल्ट काम करेगी, ट्रांसलेशन करेगी उसी तरह से दोबारा से, और उसी तरह से जनाब क्या करेगी, पहले इसने इंक्रिप्शन की थी, अब ये क्या करेगी, डिक्रिप्ट करेगी डाटा को, और डाटा को पहले इसने कंप्रेस किया था, अब ये रिसीविंग साइड पे डाटा को डीकम्प्रेस करेगी। एप्लीकेशन लेयर अब इनके बॉस के लिए ये डाटा था, ऐप वो भी क्या ओपन करेंगे, वो मेल के अंदर, या फ़र्ज़ करें ये डाटा सेंड हुआ और वो मेल ओपन करेंगे और उस डाटा को क्या कर सकेंगे, एप्लीकेशन के अंदर वर्ड की जो फाइल है उसको डाउनलोड करेंगे और उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको वो जो भी उन्होंने मैसेज भेजा हुआ उस वर्ड की फ़ाइल के अंदर लिख के, तो वो इनके बॉस को, जो XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बॉस को वो आपका मैसेज मिल जाएगा। तो ये तो था जी OSI मॉडल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भाई बादाम खाइएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको अच्छे से नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने जब इस OSI मॉडल को पढ़ाया तो मैंने कोशिश की है कि पहले से ज़्यादा आसान और इसको आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी करके आप लोगों को बेस्ट अपनी कोशिश की है कि आपको समझाया जा सके, किसी तरह स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो उसके बाद जनाब हमारा जो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है वो है जी TCP/IP मॉडल। जी ज़्यादा लेक्चर मुझे पता है जी आज का बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा लेक्चर तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, ये लेक्चर ही इस तरह का है कि ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बड़ा होगा, हमारा जो लेक्चर है ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग चलेगा। तो TCP/IP मॉडल हमारे पास, अभी ये दोबारा से नहीं मैं पढ़ाऊँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, बस हमने देखना है कि ये क्या है। अब क्या किया हुआ क्या कि हमारे पास TCP/IP मॉडल में ये जो ऊपर वाली 3 लेयर थी OSI मॉडल की, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, यहाँ तक जो डाटा था हमारे लैपटॉप के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद रहता था। उन्होंने क्या किया, TCP/IP मॉडल में इस लेयर को एक लेयर का नाम दे दिया, जिसका नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि डाटा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के रिस्पेक्टिव के अंदर ही मौजूद था। अच्छा जी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज़ रहने दिया और उसके फंक्शनैलिटी भी एज इट इज़ रहेगी, यानी कि वो सेगमेंटेशन करेगी, TCP UDP में से एक प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेगी, ठीक है, और पोर्ट एड्रेस लगाएगी। नेटवर्क लेयर को भी एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन TCP/IP मॉडल में यहाँ पे हम इसे अक्सर इंटरनेट लेयर का नाम भी देते हैं। CCNA में आपसे वो सवाल पूछता है कि थर्ड लेयर का जो TCP/IP मॉडल के अंदर नाम है वो क्या है, तो आपने याद रखना है जी, उसका नाम है जी इंटरनेट लेयर। नेटवर्क भी आप कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट लेयर भी नाम है जी उसका। और लास्ट वाली दोनों लेयर को उठा के उसने क्या किया, क्योंकि ये आपको एक ही ईथरनेट नेटवर्क के अंदर रखती है, तो उसने क्या किया, नेटवर्क इंटरफेस, यानी कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है आपके इंटरफेस से आपको, तो इसलिए उसने इसका नाम दे दिया। तो 4 लेयर्स आपकी मौजूद हैं जी TCP/IP मॉडल के अंदर। जी, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास, मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि पूरे नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कितनी किस्म के जो एड्रेसेस हैं हमारे वो यूज़ होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके ऊपर एड्रेस यूज़ किया, पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पोर्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको रीज़न भी बता दी वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करवा सकें। नेटवर्क लेयर पे जो हम एड्रेस यूज़ करते हैं वो है जी हमारा IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और हमारे पास डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो एड्रेस हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जिस बेस पे हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है जी मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जिसे आप फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं, और IP एड्रेस को आप लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं नेटवर्क के अंदर।
अब एक बड़ा मेन लास्ट पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को बता दूं, जो अक्सर लोग गलती करते हैं नेटवर्क के अंदर इसको समझने में, तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी, याद रखना है। आईपी एड्रेस बाय नेचर, देखें एक चीज़ होती है आपकी नेचर, ठीक है, फिजिकल जो एक चीज़ होती है, आईपी एड्रेस जो है ना, जो बनाया गया है ये बदलने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब हम नेटवर्क के अंदर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में हमने सेलेक्ट कर लिया एक पीसी है, पीसी ए और एक पीसी बी है, इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है। पीसी ए जो है ना वो सोर्स आईपी के अंदर अपना आईपी एड्रेस यूज़ करेगा और डेस्टिनेशन आईपी के अंदर पीसी बी का आईपी एड्रेस यूज़ करेगा, तब ये कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो कब आईपी एड्रेस जो है वो बदलता है और कब नहीं बदलता, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, यानी कि पीसी ए जो यूज़ करेगा वो पीसी बी का, क्योंकि वो पीसी बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। अगर वो पीसी सी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता होगा तो वो पीसी ए सोर्स के अंदर अपना पीसी ए का आईपी एड्रेस यूज़ करेगा और डेस्टिनेशन के अंदर पीसी सी का आईपी एड्रेस यूज़ करेगा। देखें अब अगली बार एक दफ़ा उसने कम्युनिकेशन की बी के साथ, अगली बार कम्युनिकेशन की सी के साथ, आईपी एड्रेस एक दफ़ा कुछ यूज़ किया, दूसरी दफ़ा हमने कुछ, क्योंकि कम्युनिकेशन हर बार डिफरेंट के साथ की। यानी कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जब आपका डाटा सेंड हो रहा होगा तो आपका आईपी एड्रेस कभी भी नहीं बदलेगा। अगर आईपी एड्रेस बदल गया तो आपका डाटा कभी भी आपका सही डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएगा। इसकी एग्जांपल एक और इजी तरीके से आपको समझा दूं कि आईपी एड्रेस किस तरह से है। अगर आपके पास कोई टीसीएस आपने किसी के घर सेंड किया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फ्रॉम में अपना एड्रेस लगाते हैं, ठीक है, और डेस्टिनेशन में यानी कि जो आप टू किसको सेंड करना है उस एड्रेस के अंदर आप जिसको आप सेंड करना चाहते हैं रिसीवर, उसका एड्रेस लगाते हैं। अब आपने अपनी तरफ से सेंड कर दिया, लेकिन 3 दिन के अंदर आपके पहुंचना था, लेकिन 3 दिन से पहले पहले दरमियान में ही वो जो बंदा था वो रेंट पे रहता था और वो अपना घर छोड़ के कहीं और चला गया। अब वो जो बंदा है जिसका आपने नाम लिखा है कि नुमान अहमद जनाब, वो इस एड्रेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है, इसको ये डाटा मिले, जब आपका टीसीएस वाला बंदा उसके घर लेके जाएगा तो वो जनाब नुमान अहमद की जगह कोई असगर अली साहब आएंगे बाहर, क्या वो असगर अली साहब को आपका पैकेट दे देगा? द आंसर इज़ नो, कभी भी नहीं देगा। तो वो जनाब यही इसी तरह का है कि आपका पैकेट कभी भी डिलीवर नहीं होगा जब अगर आपका दरमियान में एड्रेस बदल जाए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस जो सोर्स और आपका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है वो कभी भी नहीं बदला करता। अब आ जाती है जी मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस कब बदलता है? फिज़िकल एड्रेस है जी, इसका नाम क्या है, फिज़िकल। तो फिज़िकल मैक एड्रेस वैसे नहीं बदलता, यानी कि मेरी जो मशीन मैंने लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है, इसका फ़िज़िकल एड्रेस आज भी वही है, कल को भी वही रहेगा, परसों को भी वही रहेगा, ये मैं किसी को सेल कर दूंगा तब भी इसका मैक एड्रेस वही रहेगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँगा एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान एक होप से, यानी कि एक होप या एक नोड से दूसरे नोड पे, क्योंकि बारी बारी एक नोड दूसरे नोड को, ये जो हमारा फ्रेम है वो पकड़ाएगा, दूसरा नोड तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो हर नोड जो है सोर्स में अपना मैक एड्रेस लगाएगा, डेस्टिनेशन में नेक्स्ट का। इसी तरह से नेक्स्ट जो है सोर्स में अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन में उससे नेक्स्ट का। तो मैक एड्रेस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन जनाब बदलता है, और लेकिन फिज़िकली बजाते खुद वो नहीं बदला करता। तो ये जनाब कंसेप्ट आप लोगों ने बिल्कुल अपना पेट क्लियर रखना है कि कब आपका आईपी एड्रेस बदलता है और कब आपका जो मैक एड्रेस बदलता है। तो अक्सर जनाब आपके पास आप लोग ये कंसेप्ट जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट याद रखना है। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, मुझे जनाब आप लोगों का एहसास है कि आप लोग बड़े काम वगैरह छोड़ के इस लेक्चर को सुनते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर जनाब थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। और ये स्माइली जिस तरह से मुस्कुरा रही है, आप लोग भी हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।